जय हिंद। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हमें यह पता चलेगा कि जो वोवेल है, वोवेल साउंड आखिरकार एक सिलेबल में किस तरीके से वर्क करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है और दोनों किस तरीके से वर्ड में अपना वर्क करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कॉन्सोनेंट जो है लगातार 3 एक साथ नहीं आ सकते, और ये लगातार अगर एक साथ आते हैं तो कहीं न कहीं उसमें सेमी वोवेल वर्क कर रहा होगा और इसमें वोवेल साउंड भी आता होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक के अंतर्गत हमें ये पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ अ वोवेल साउंड, और इसमें हम और मिक्स कर देते हैं इन अ सिलेबल। ठीक है, एक सिलेबल अर्थात आपको बताए थे कि सिलेबल का अर्थ होता है शब्दांश। सिलेबल का अर्थ होता है शब्दांश। जैसे कि और इसमें क्या है ना कि एक सिलेबल में वोवेल कैसे वर्क करते हैं, और अभी जस्ट हम आप लोगों को बता दिए कि कॉन्सोनेंट लगातार 3 नहीं आ सकते किसी भी वर्ड में, और लगातार सबसे पहले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी भी कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आ सकते हैं, और उसका कभी वर्ड नहीं बनेगा। ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, कहीं पे किसी भी तरीके से किसी भी डिक्शनरी में आप खोज सकते हैं। चलिए, जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं कि वोवेल के वर्किंग के प्रोसेस के, वोवेल साउंड के वर्किंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सिलेबल में अगर बात कर लें कि वो जो सिलेबल वर्क करते हैं, तो उन वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन वोवेल के सिलेबल में किस तरीके से नाम दिए गए उन्हें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि पहला अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इनके 3 टाइप्स मेनली हम लोग बात करें तो आएंगे। पहला तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनोफथॉन्ग्स। मोनोफथॉन्ग मोनोफथॉन्ग कहने का ये मतलब है कि इसके अंतर्गत अगर आप बात करें तो बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं द आर्ट ऑफ सिलेबल, syllable in which in which in which coming one vowel, which coming only one vowel, only one vowel is called monophthongs. monophthong ये जो होता है, जब भी हम लोग बात करें तो ये जब भी किसी भी सिलेबल में, जैसे हम किसी वर्ड को तोड़ते हैं तो उस वर्ड के बीच में सिर्फ और सिर्फ वन वोवेल आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लें तो CAT कैट हो जाएगा, ठीक है ना, RAT रैट हो जाएगा। इन दोनों लेटर्स के बीच में, एक सिलेबल के बीच में आपको ओनली वन वोवेल मिल रहा है, और इसी के बेसिस के अकॉर्डिंग इनके वर्किंग हो, यानी कि वोवेल साउंड के वर्किंग के प्रोसेस को अगर हम बात करते हैं सिलेबल में, तो मोनोफथॉन्ग्स इसे ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए, मोनोफथॉन्ग्स के बाद हम लोग बात करते हैं तो इसको डिप्थॉन्ग्स बोला जाता है। दूसरा जब हम लोग बात करें तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्थॉन्ग। और दूसरा जो डिप्थॉन्ग का जो प्रोसेस है, डिप डिप्थॉन्ग, ये डिप्थॉन्ग क्या करते हैं, डिप्थॉन्ग कहने का मतलब है जिसमें आप एक ही भाव, यानी जब एक यानी सिलेबल बात करते हैं तो उन सिलेबल में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक साथ मिनिमम 2 वोवेल्स आएंगे, और मैक्सिमम की बात नहीं है, यानी कि एक साथ 2 वोवेल अगर वर्क करते हैं तो उन्हें हम लोग वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग उन्हें डिप्थॉन्ग का नाम देते हैं, और लगातार वो एक साथ ही आएंगे, एक ही सिलेबल में लगातार आ जाएंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं इनके बारे में। इनके ये जैसे ये द पार्ट ऑफ सिलेबल, यानी कि एक शब्दांश का वह भाग इन विच कमिंग्स टुगेदर
कमिंग टुगेदर, एक साथ, टुगेदर, टू वॉवेल्स, ठीक है, टू वॉवेल्स इज कॉल्ड डिप्थॉन्ग, ठीक है। अगर हमारे साथ अगर एक सिलेबल के भाग में अगर एक साथ दो वॉवेल आ जाते हैं उन्हें डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग लिखते हैं बुक, ठीक है ना, जैसे हम लोग लिख सकते हैं BEAT, बीट, लगातार दो वॉवेल्स आ गए। इस तरीके से और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे पोएट हो गया। इस तरीके से जितने भी वर्ड है, तो ये क्या है, वर्ड बनाना, और वर्ड में कैसे अगर वो वॉवेल आते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के आज हम लोगों ने इनके बारे में बात किया है, ठीक है। जैसे कि अब डिप्थॉन्ग ये हो गया, और हम लोग क्या बोले हैं कि एक सिलेबल के वैसे पार्ट जिसके अंतर्गत हम लोग बोलते हैं कि दो वॉवेल एक साथ वर्क करेंगे ना, लगातार आकर के, ठीक है ना, अलग कंटिन्यूस बोल दें, ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर वो काम करते हैं तो हम लोग इन्हें डिप्थॉन्ग्स बोलेंगे, ठीक है ना। लास्टली हम लोग बात करते हैं तो लगातार अगर एक ही साथ अगर वॉवेल्स आएंगे तो तीन से ज्यादा वॉवेल्स नहीं आ सकती है, और तीन से ज्यादा यदि वॉवेल्स आता है तो ऐसे वर्ड में लगातार तो समझेंगे कि वर्ड नहीं बना पाएगा। कभी भी चार वॉवेल्स आएंगे तो नहीं बना पाएंगे, उसके लिए कोई थॉन्ग्स की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। थॉन्ग्स कहने का हम रियल मीनिंग ये समझेंगे तो उनके बीच में एक ध्वनि आएंगे और उसके पीछे एक ही प्रकार का जो एक ही श्रेणी का, एक ही सीक्वेंस का, एक ही सीरीज का जो हम लोग बात करते हैं लेटर्स आएंगे, वो एक ही, यानी वो लगातार कैसे आते हैं एक सिलेबल के बीच में, वही हम लोग बात करते हैं। तो इसमें है डिप्थॉन्ग्स में कई सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे टीचर, TEACHER हो गया, यहाँ पे लगातार आ गया, तो इस हम लोग बोलेंगे थॉन्ग्स का नाम देंगे, ये डिप्थॉन्ग्स कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि अब आगे एक लास्ट पॉइंट है, इसको हम लोग ट्रिप्थॉन्ग्स बोलेंगे, ट्रिप्थॉन्ग्स। जैसा कि ये लास्ट पॉइंट है ट्रिप्थॉन्ग, अर्थात ये क्या कहते हैं, ट्रिप्थॉन्ग्स कहते हैं कि इसमें हम लोग बात कर ले तो ये कहना चाहते हैं कि द पार्ट ऑफ syllable, ठीक है, द पार्ट ऑफ syllable in which coming together three vowels, कितने vowels, three vowels is called diphthongs, diphthong, ठीक है। अब ये देखिए, हम ये बताएं कि एक सिलेबल में अगर लगातार तीन वॉवेल एक साथ आ जाता है तो हम वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, सिंपली एक वर्ड यूज करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप लोग याद कीजिए BAUTY, ब्यूटी, और इसी चीज में ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और आगे बात कर ले तो एक साथ डेंजरस, DENGEROUS, नहीं, डेंजरस नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डेंजरस नहीं आएगा। जैसे और भी वर्ड है, जैसे हाँ, LABORIOUS, थ्री वॉवेल्स आई, यहाँ पे थ्री वॉवेल्स आई, और इन्हीं बातों को लेकर के इन्हें साउंड के अकॉर्डिंग अगर एक सिलेबल में थ्री वॉवेल्स वर्क करते हैं तो उन्हीं वॉवेल्स को उन्हीं के आधार पे उन्हीं सिलेबल के अकॉर्डिंग हम इन्हें साउंड के प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक नाम देते हैं जिन्हें थ्रिप्थॉन्ग्स कहा जाता है, थ्रिप्थॉन्ग। और ये थ्रिप्थॉन्ग्स के अंतर्गत आने वाला, यानी इसके बेसिस के अंदर इनके अंदर इंक्लूड होने वाले वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स एक साथ आकर के अपना मीनिंग बना पाते हैं, ठीक है। तो लेबोरियस, ठीक है, अगर उसके बाद एनेक्सियस, एनेक्सियस, ठीक है, इस तरीके से एनेक्सियस। और कई सारे वर्ड है जिसके अंतर्गत लगातार थ्री वॉवेल्स आएंगे, तो हम सीधा इसका मतलब समझ लेंगे कि ये जो अगर साउंड के अकॉर्डिंग वॉवेल एक साथ काम कर रहे हैं तो ये क्या कहला जाएंगे, तो ये सेमी ये सॉरी ट्रिप्थॉन्ग्स कहलाएंगे। अब आप लोग बात करेंगे सर आप एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट लगातार आया है, तो देखिए ऐसा वर्ड तो है बट
आपको साउंड की बात की जाए तो इसमें वेल साउंड आएंगे। और जहां तक आपको पढ़े थे कि अगर ये डब्लू और वाई जो एक ऐसा सेमी वोवेल है जो अंत में किसी सिलेबल के लास्ट में आते हैं, तो उसका वर्किंग प्रोसेस कैसा हो जाता है। तो हम आपको एक और एग्जांपल दिए थे कि ये क्या होते हैं, तो ये जैकल की तरह होते हैं, फॉक्स की तरह होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जहाँ जिस तरीके से इनका मीनिंग बनता है और सिलेबल में जैसे कार्य होते हैं, तो ये दोनों तरह के काम कर लेते हैं। कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम कर लेते हैं तो कभी वोवेल की तरह काम कर लेते हैं। लेकिन इनका एक चीज बहुत मान्य रखता है कि वो उन्हीं जगह पे कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं जब इनकी सिलेबल की स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो वो कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर सिलेबल के एंडिंग पॉइंट हो जाए तो इस केस में ये जो हमेशा वर्क करते हैं वोवेल की तरह काम करते हैं। तो अब बताइए, लगातार तो वोवेल आए, और मैंने आपको क्या कह रखा था कि हमने आपको ये बताया कि कॉन्सोनेंट अगर कभी भी लगातार आएंगे, अगर बी सी डी लगातार आ गए, इसका कभी मीनिंग नहीं बनेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डी सी बी लिख दें या डी सी बी लिख दिए, इसका कोई मीनिंग नहीं बन सकता, या कभी भी इस तरीके से। लेकिन इसमें देखिए बी ए यू, तो इसमें अलग अलग मीनिंग आ रहा है लेकिन एक साथ आ रहा है। आर आई ओ यू एस, ये लगातार है। आई ओ ए ई आई ओ यू, ये लगातार आ गया, तो कहीं ना कहीं अपना मीनिंग बना ले। लेकिन इसमें कभी भी ऐसा केस में नजर नहीं आएगा जिसके आधार पे आपको मीनिंग बन पाएगा। ठीक है, तो ये आज का आप लोगों का टॉपिक था जिसमें वोवेल कैसे वर्क करते हैं। और वोवेल अगर वर्किंग प्रोसेस अकॉर्डिंग अपने साउंड को अगर किसी भी सिलेबल के अंदर क्रिएट करते हैं तो ये 3 नाम से यानी कि हमारे पास आ पाते हैं, और यही 3 नाम के आधार पे हम किसी वर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। और सिलेबल में ऐसे ही वोवेल वर्क करते हैं, और ये सभी चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल था, जिसके आधार पे हम लोगों ने सिलेबल के बारे में पढ़ चुका था। सिलेबल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के बारे में बताए थे। मोनोसिलेबल, ये मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल, ट्राइसिलेबल, पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल हम इसको यानी क्वाड सिलेबल भी बोल सकते थे, पेंटा सिलेबल भी बोल सकते थे, बट ऐसा नहीं बोले, इसका हम पॉलीसिलेबल कह दिए। जैसे कि हम लोग भी अलजेब्रा में ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अलजेब्रा में जिसे बोलते हैं क्या, ये क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रोनोमियल बोलते हैं। इस तरीके से इसमें भी है। क्वाड्रोनोमियल इसलिए कहा जाता है कि जिसमें 4 की बात हो जाए, लेकिन हम लोग इसमें भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन इस साउंड वाले में कभी भी ट्राई से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और वोवेल वर्क करने का सारा तरीका आपको बता दिए कि जब भी वर्क करेगा तो असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में करे। और हाँ, कॉन्सोनेंट कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग में वर्क नहीं कर सकता, जबकि वोवेल वाले करके अपना मीनिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। और मैं अपने सभी यानी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लास को जो जहाँ तक कर लिया है वो एक एक क्लास करते हुए आगे के क्रम में बढ़ेंगे तो हमारी सारी क्लासों को आसानी से समझ में आ पाएगा। तो आप इस क्लास को आसानी से यानी कि करते चले, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना भी आसान हो जाएगा और इंग्लिश को समझना भी आसान हो जाएगा। और अब तो मेरा क्लास शुरू ही होगा और कल हमारा टॉपिक रहेगा। अब रेगुलर आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है। बीच में बहुत सारे समस्याएं हो गई थी, जैसे यानी कि लाइट नहीं ठीक से रह पा रहा था, तो कभी कुछ इस तरीके से। बट अब रेगुलर आप लोगों की क्लास चलेगी। और कल के टॉपिक में आप लोगों को बताने वाला हूँ इटिमोलॉजी के बारे में। इटिमोलॉजी आप लोग पढ़े थे। इटिमोलॉजी क्या है, तो ग्रामर के वैसे पार्ट्स है जिसके इंक्लूडिंग वे में हम लोग ये पढ़ते थे कि वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, वर्ड किस तरीके से वर्क करते हैं, वर्ड का फंक्शन क्या है। और इस इटिमोलॉजी के लिए आप ग्रामर का एक पार्ट भी बना दिए थे, जिन्हें आप लोगों को फंक्शनल ग्रामर का नाम दे रखे थे। क्योंकि फंक्शनल ग्रामर का नाम इसलिए दिए थे कि उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है वो वर्क किस वर्ड यानी सेंटेंस में कैसे वर्क करती है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, मैं आप लोगों के लिए आज इतना ही दे रखा हूँ, और फिर आगे मैं कल इससे आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें आपका काफी लंबा क्लास भी जा सकता है। तो आप लोग यही कीजिए कि हमारे क्लासों को एकदम शेड्यूल वाइज कीजिए, ठीक है। और ये क्लास काफी अच्छा, और आपके अगर रिलेटिव्स में भी कोई या तो मेरे यहाँ आने में सक्षम है, या उन्हें मैं यानी कि ट्यूशन क्लास जाने में यानी समस्या आ जाती है, काफी दूर घर है, ऐसे लोगों से हमारे क्लासों को यूट्यूब पर भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हर एक चीज यानी कि एकदम यानी कि लाइन बाय लाइन, और एक तरीके से बोले तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश के बारे में भी बताई जाएगी। और इंग्लिश के अलावे भी हम आपके लिए और सारे सब्जेक्ट भी लाएंगे, जो इस डिजिटल बोर्ड की सहायता से और ऑनलाइन की सहायता से आपके पास पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग किसी भी तरीके से घबराए नहीं, और आपके साथ हमेशा के लिए बने हैं।
आपके निरसर जैसे पहले भी कई सारे क्लास कराए हैं और आगे भी आपके साथ लगे रहेंगे, आपके लिए क्लास बनाते रहेंगे और आप हमारे क्लासों को करते रहें, एंजॉय भी करें और क्लास भी करें और पढ़ते रहें। और लाइफ में कहा जाता है कि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से इंसान अपने आप को उस जगह पे ले जाया जा सकता है कि वहाँ उनका मुआयना करना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस दुनिया में जो कुछ भी है एक इंसान ही करते हैं। तो आप लोग भी पीछे मत हटें, अपने मेहनत को जारी रखें और अपने लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाते रहें। ठीक है, तो जय हिंद, जय मातृभूमि।